Welcome student in the new lecture of biotechnology principle and process। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो डिफरेंट टूल्स हैं वो कौन कौन से टूल्स होते हैं। स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, आई हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर 3 biological tools are required to construct a recombinant DNA. The first was enzyme, second vector or vehicle DNA, and third competent host. And I have discussed first enzyme, that was lysing enzyme। एक ऐसे एंजाइम के बारे में मैंने डिस्कस किया था जो एंजाइम किसी भी सेल को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी सेल से हम डीएनए कहाँ से निकालेंगे? किसी प्लांट से, किसी एनिमल से, किसी फंजाई से, किसी बैक्टीरिया से। तो हमें उस लिविंग्स की सेल को कट करके तब तो डीएनए निकालना होगा। हम वही करते हैं कि पहले सेल को कट करते हैं जिससे डीएनए निकल जाए, और सेल को कट करने के बाद डीएनए को जो निकालते हैं हम लोग, उस डीएनए को अब कट करने की बात आती है। और डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम होता है क्लीविंग एंजाइम। तो देखिए, डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, उस एंजाइम का नाम है सेकेंड एंजाइम। एंजाइम में हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? क्लीविंग एंजाइम। याद रखिएगा, CLEAVING, क्लीविंग एंजाइम। क्लियर है ना? और ये 3 डिफरेंट टाइप्स का था, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहले समझा देते हैं। फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस को लिख लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट ही कर लेते हैं। फर्स्ट नोट करिए, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस स्टार्ट कर लीजिए। अब एक्सोन्यूक्लियस क्या है? तो जस्ट यू सी ए डीएनए मॉलिक्यूल, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ए DS डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 5' 3' 3' and 5'। you have already studied this polarity। When a enzyme is used, that way enzyme is exonuclease। जब इस एंजाइम का हम यूज़ करें, then this enzyme cut the DNA from terminal points। कहाँ से कट करें? टर्मिनल पॉइंट से, आप 1 strand only। तो यदि हम इस एंजाइम का यूज़ करते हैं, एंजाइम कौन सा हो गया? तो देखिए, ये एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियस, दिस इज एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 2 बीच में ऐसे आ जाएगा, फिर इधर भी। आप ध्यान से देखें, एक और हम लाइन बना देते हैं। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड को, आप ध्यान से देखिए ना, दोनों स्ट्रैंड नहीं है, एक स्ट्रैंड, 1 strand only, 1 strand only, एक स्ट्रैंड को, इसको टर्मिनल एंड से कट कर रहा है। टर्मिनल से आइदर फ्रॉम 5' कट कर रहा है या फ्रॉम 3', दोनों को नहीं, किसी एक स्ट्रैंड को। तो द एंजाइम विच कट 1 strand ऑफ डीएनए फ्रॉम देयर टर्मिनल एंड either from 5' end or from 3' end is known as exonuclease। cut the 1 strand लिख देता हूँ जिससे समझ में आता रहे आपको। 1 strand of DNA, cut the 1 strand of DNA from their terminal end, एकदम बिल्कुल टिप से, टर्मिनल एंड, आइदर
from 5' end or from 3' end. Cut the one strand of DNA from their terminal end, either from 5' end or from 3' end, is known as exonuclease. इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सोन्यूक्लियस होगा ये कभी भी आरएनए को कट नहीं करेगा। डीएनए को तो कट करेगा लेकिन आरएनए को नहीं कट करेगा। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, दे डू नॉट कट आरएनए। क्लियर है ना? तो एक ऐसा एंजाइम जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से किसी एक स्ट्रैंड को उसके टर्मिनल एंड से आइदर फ्रॉम 5' या फ्रॉम 3' एंड पर कट कर देता है। टर्मिनल मतलब एक्सो मतलब बाहर, उसी का नाम एक्सोन्यूक्लियस होगा। और यह एंजाइम डीएनए को तो कट करेगा, आरएनए को कट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया एक्सोन्यूक्लियस। अब आइए मैं बात करूंगा इंडोन्यूक्लियस के बारे में। एक्सो याद रखिएगा, बाहर से कट किया था, नाम से ही क्लियर है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को, बट अनफॉर्चुनेटली यह आरएनए को कट नहीं करता, ये सिर्फ डीएनए को कट करता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड को। सुनिए, इंडोन्यूक्लियस, दिस इज इंडोन्यूक्लियस। सेकेंड एंजाइम इज इंडोन्यूक्लियस। अब इसको भी आप समझिए, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 5' और 3' और 3' एंड 5'। ऐसे मैंने एक डीएनए बना दिया। दिस इज डीएनए। अब क्या कह रहा है कि अगर हम किसी एंजाइम को डालें, जैसे ये एंजाइम डाल दिया हमने, दिस वन इज इंडोन्यूक्लियस। ये कौन सा एंजाइम है? इंडोन्यूक्लियस। तो यह एंजाइम डीएनए को मिडिल में ऐसे या फिर इसको आप दूसरे वे में भी देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि ये एक स्ट्रैंड को भी कट करेगा और दोनों को भी कट करेगा, बट मिडिल से कट करेगा, टर्मिनल से कट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये वन स्ट्रैंड यहां पर कट किया, ध्यान रखिए, वन स्ट्रैंड को भी कट किया या फिर दोनों को भी कट कर दिया, बोथ स्ट्रैंड, दोनों को भी, आर बोथ स्ट्रैंड। मतलब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप एक को काटना चाहें तो एक को काटिए, दोनों को काटना चाहें दोनों को काटिए। बट इसकी प्रॉब्लम कहां पर है? यह डीएनए को कट करेगा यदि दोनों पॉइंट पर, तो सेम पॉइंट पर कट करेगा। मतलब जहां ऊपर कट करेगा वहीं पर नीचे कट करेगा, इसलिए ये कट एंड स्टिकी नहीं होता। ये कट एंड स्टिकी नहीं होता, ये ब्लंट एंड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसको जब सेम पॉइंट, जैसे यहाँ भी जिस पॉइंट पर ऊपर कट किया उसी पर नीचे भी कट किया, तो ये जो एंड बना, दिस इज नोन एज ब्लंट एंड। दिस इज नॉट स्टिकी एंड। ब्लंट एंड नॉट स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड नहीं होगा। यही इंडो और स्ट्रिक्शन में फर्क होगा।
तो जो एंजाइम किसी भी डीएनए को मिडिल में कहीं से भी कट कर दे, एक स्ट्रैंड को या दोनों स्ट्रैंड को टर्मिनल से कट ना करे, उसी एंजाइम का नाम एंडोन्यूक्लियेज होगा। तो आप लिखेंगे कट वन स्ट्रैंड और बोथ, दोनों को, फ्रॉम मिडिल पॉइंट नॉट फ्रॉम टर्मिनल्स, मतलब टर्मिनल पर नहीं, ध्यान रखिएगा, नॉट फ्रॉम टर्मिनल मतलब टिप पर नहीं, बीच में कहीं से कट कर दे, नॉट फ्रॉम टर्मिनल। तो कट वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम मिडिल पॉइंट नॉट फ्रॉम टर्मिनल, और यह आरएनए को कट कर सकता है। तो दे में कट, ये काट लेगा किसको, आरएनए को। तो अब आपको एक्सो और इंडो में फ़र्क समझ में आ गया होगा कि एक्सो रहेगा तो हमेशा डीएनए को उसके टर्मिनल पॉइंट से कट करेगा, इंडो रहेगा तो टर्मिनल को छोड़ के बीच में कहीं से कट करेगा, एक्सेप्ट टर्मिनल। एक्सो होगा तो केवल एक स्ट्रैंड को कट करेगा, इंडो होगा तो एक को भी कट कर सकता है, दोनों को भी कट कर सकता है। एक्सो होगा तो आरएनए को कट नहीं करेगा, इंडो होगा तो आरएनए को कट कर सकता है। दिस इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आइए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे एक एंजाइम के बारे में जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। स्टूडेंट्स, आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक एंजाइम के बारे में जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। पहले लिखेंगे डिस्कवरी। पहले क्या लिखना है हम लोगों को, डिस्कवरी। इसकी खोज किसने की थी? तो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय W. आर्बर। नोट करिए, इन 19 Arbor in 1962. W. आर्बर इन 1962 इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। क्लियर है भाई? एंड नेम्ड इट मॉलिकुलर सीजर, एंड नेम्ड इट मॉलिकुलर, और इसका नाम क्या दिया था? मॉलिकुलर सीजर, SCISSOR, या इसको मॉलिकुलर स्कैल्पेल भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्कैल्पेल्स। मॉलिकुलर सीजर या इसका दूसरा नाम है मॉलिकुलर स्कैल्पेल्स। हो गया। अब एक पॉइंट और लिखिएगा, आर्बर नाथन
एंड स्मिथ in 1978 got Nobel Prize, got Nobel Prize for the discovery of restriction endonuclease, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको डिस्कवरी में नोट करना है। तो याद रखना पड़ेगा ये आपको कि डब्ल्यू आर्बर ने 1962 में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज की थी 1962 में, और उसका नाम मॉलिक्यूलर सीजर रखा या उसका नाम मॉलिक्यूलर स्कैल्पेल है। बाद में आर्बर को, नाथन को और स्मिथ को, तीनों लोगों ने खोजा था मिलकर के, बट नाम आर्बर का ही ज़्यादा आता है। इन तीनों को 1978 में इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। इतना तो डिस्कवरी से संबंधित चीज़ें आ रही हैं। आइए इसके बाद के एक स्टेटमेंट को डिस्कवरी में समझाते हैं क्या है वो। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने ना? ओके। अब सुनिए, नेक्स्ट टाइम आता है इन 1963 1963 में two enzymes were discovered from Escherichia coli से, which restrict the growth of virus bacteriophage देखिए कितना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक, इन 1963 two enzymes were discovered from Escherichia coli which रोक देता था द ग्रोथ ऑफ वायरस। दैट मीन्स ये जो एंजाइम था यह वायरस के, बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट था। सुनिए कैसे होता है। तो आपको पता होगा कि एक बैक्टीरियोफेज वायरस ये है, आप लोग स्ट्रक्चर जानते होंगे सबका। ऐसे इसके अंदर इसका डीएनए होता है ना। ये T2 वायरस है, मान लीजिए बैक्टीरियोफेज T2 वायरस। अब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है ये इसका डीएनए है। और यह वायरस जो होता है ये इशर्चिया कोलाई सेल, जो इशर्चिया कोलाई ई कोलाई होता है, इस पर इन्फेक्शन करता है। ये इशर्चिया कोलाई ई कोलाई पर इन्फेक्शन करता है, यह वायरस इसको इन्फेक्ट करता है। और जब वायरस इसको इन्फेक्ट करेगा तो इन्फेक्शन में आप सब लोग पढ़े होंगे कि कैप्सिड बाहर ही छूट जाती है। देखिए ध्यान से इसको, जब यह वायरस इसको इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्ट तो इस वायरस की जो बाहर की कैप्सिड लेयर है वो बाहर छूट जाएगी और इसका डीएनए इसके अंदर आ जाएगा। ये आ जाएगा वायरल डीएनए। ये समझ में आ रहा है आपको? और फिर ये वायरल डीएनए इसकी सेल में मल्टीप्लाई करेगा। फिर बाद में इस इशर्चिया कोलाई की लाइसिस हो जाएगी, ये मर जाएगा और नया नया वायरस बाहर निकल जाएगा। ऐसा एक सामान्य लाइफ साइकिल होती है इस वायरस की, कि यह बैक्टीरियोफेज T2 वायरस इशर्चिया कोलाई सेल को इन्फेक्ट करता है और उसका कैप्सिड बाहर ही रह जाता है और इसका डीएनए अंदर एंट्री करता है
यह डीएनए रेप्लिकेट करके अपने नंबर को बढ़ाता है। बाद में इसर्चिया कोलाई की सेल्स डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाती है और इस डीएनए से मल्टीपल नंबर में ये वायरस बन जाते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ जो गंगा नदी है, गंगा रिवर है, उस गंगा रिवर में ये वायरस पाया जाता है और गंगा नदी में जो इसर्चिया कोलाई टाइप के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको किल करता रहता है। इसीलिए गंगा नदी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, ये बैक्टीरिया नहीं पनप पाता। क्यों? क्योंकि उसमें यह वायरस उसको नष्ट कर देता है। अब बात उठेगी, यहाँ तक तो एक कहानी है इसके वायरस और बैक्टीरिया के रिलेशन की। होता क्या है कि यह बैक्टीरिया भी इस वायरस के प्रति अपनी सुरक्षा करने का इंतजाम रखता है। समझ में आ रही है बात? यह बैक्टीरिया के पास भी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके द्वारा यह वायरस से अपनी सुरक्षा करता है। कैसे करता होगा? तो सुनिए, ये इसर्चिया कोलाई, क्लियर, इसका एक जीनोम और एक इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, ठीक है ना, ये क्या था? प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के अंदर इसर्चिया कोलाई में 2 जीन होते हैं, 2 जीन, 2 जीन्स, और इस 2 जीन से 2 एंजाइम बनता है इस इसर्चिया कोलाई में। छोटा हो सकता है बट आप ध्यान से देखेंगे इसको फुल स्क्रीन तो आपको समझ में आएगा। ये इसर्चिया कोलाई इस वायरस से अपना बचाव कैसे करता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसर्चिया कोलाई के प्लाज्मिड में 2 जीन होता है, जीन 1 जीन 2, और 2 जीन से 2 एंजाइम बनता है, एंजाइम 1 एंजाइम 2। क्लियर? अब सुनिए क्या होगा। जो एंजाइम 1 E1 है, क्लियर, और एक है एंजाइम 2, दूसरा एंजाइम, ये दोनों एंजाइम इस 2 जीन के द्वारा बनते हैं और ये दोनों एंजाइम इस वायरस के डीएनए से इस बैक्टीरिया की सुरक्षा करते हैं। इसमें से एक एंजाइम, पहला E1, ऐड मेथाइल ग्रुप, टू वायरल डीएनए। जो ये वायरस का डीएनए होगा उसके साथ क्या करेगा? मिथाइल ग्रुप को ऐड करके इसे मेथाइलेटेड कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। 1 add methyl group to viral DNA and make inert, और इसे क्या कर देगा? निष्क्रिय बना देगा। दोनों एंजाइम सुरक्षा के लिए हैं। किसकी सुरक्षा के लिए? तो इसर्चिया कोलाई की सुरक्षा के लिए। उसमें से एक एंजाइम इस वायरस के डीएनए में मेथाइल ग्रुप को ऐड करके इस वायरस के डीएनए को इनर्ट कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। और सेकेंड एंजाइम को देखिए, द सेकेंड एंजाइम E2 एंजाइम, दिस एंजाइम कट द वायरल डीएनए एंड डिस्ट्रॉय। और ये सेकेंड एंजाइम इस वायरस के डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े में काट करके इसको मार देगा। क्लियर है? इसी तरह से ये जो E2 एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करता है, दे आर नेम्ड एज, इसी का नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है भाई। दिस इज नेम्ड एज
रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ये इसर्चिया कोलाई से इस एंजाइम की डिस्कवरी आपको समझा रहे हैं। बैक्टीरिया से इसर्चिया कोलाई हटा दीजिए, क्योंकि पहला जो एंजाइम आइसोलेट हुआ था वह हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी से हुआ था, तो वो अलग है। खैर वो याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। समझने के लिए इतना सफिशिएंट है कि 1963 में 2 एंजाइम ऐसे डिस्कवर्ड हुए थे जो वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देते थे। एक एंजाइम वायरस के डीएनए, बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए में मेथाइल ग्रुप को ऐड करके इसे इनर्ट बना रहा था, तो दूसरा एंजाइम, सेकेंड वाला एंजाइम, इस वायरस के डीएनए को कट करके इसकी ग्रोथ को ख़त्म कर दे रहा था। तो जो वायरस के डीएनए को कट कर रहा था E2 एंजाइम, इसी का नाम क्या रखा गया? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। देखिए स्टूडेंट्स, कितना सिंप्लीफाई करके इस स्टेटमेंट को हम लोग समझ रहे हैं। इसका नाम क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ओके, तो किसने डिस्कवर्ड किया, कब नोबेल प्राइज मिला, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, ये आपके सामने है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे ना कि ये बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म है। पहला वाला मेथाइल ग्रुप ऐड करके उसे नष्ट करता है और दूसरा वाला उसे काट करके उसे नष्ट कर देता है। दैट्स वाई दिस एंजाइम रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस इनटू द बैक्टीरियल सेल। रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, इसलिए इनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रखा गया। ओके, अब आइए नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे हम लोग। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी तो हो गई। एक और लिख लीजिएगा, द फर्स्ट FIRST फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच वॉज डिस्कवर्ड, जिसको खोजा गया था या आइसोलेटेड, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज HIND2। न्यूक्लियस वाज हिंद, HIND। लिखने का तरीका भी ध्यान रखिएगा, HIND, HIND2। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर्ड हुआ था उसका नाम क्या था? HIND2। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट। HIND2 was isolated from, इसको निकाला कहाँ से गया था? आइसोलेटेड फ्रॉम ए बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी, उसका नाम था हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी। और उसका स्ट्रेन था RD, R डैश करके स्मॉल d। पूरा नाम है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी RD। ये जीनस का नाम, ये स्पीसीज का नाम, और ये इसके स्ट्रेन का नाम, STRAIN, स्ट्रेन का नाम। The first restriction endonuclease was HIND2. HIND2 was isolated from a bacteria, Haemophilus influenzae RD। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट इसके बारे में,
functioning of HindII depend on a functioning तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे कि जो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी आरडी से HindII रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को निकाला गया था, खोजा गया था, उसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है, फंक्शनिंग ऑफ HindII डिपेंड ऑन ए, फंक्शनिंग ऑफ HindII डिपेंड ऑन ए, डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन ए, यहाँ याद रखना है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पर, डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर डिपेंड करती है। Was isolated and characterized 5 years later, was मतलब खोजा तो गया पहले ही, लेकिन इसके सीक्वेंस को 5 साल बाद खोजा गया। was isolated and characterized 5 years later, and characterized 5 years later, 5 साल बाद में। इसीलिए जब कभी भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में डिटेल फंक्शनिंग की बात करते हैं तो डिटेल फंक्शनिंग में HindII का नाम नहीं आता है, क्योंकि डिस्कवर्ड तो ये पहले हो गया, लेकिन उसका स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होगा और उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, इसको 5 साल बाद जाके खोजा गया। तब तक एक और एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुका था जिसका नाम था ECAR1 और उसका सीक्वेंस और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कवर्ड हो चुकी थी। हालांकि ECAR1 जो एंजाइम था वो बाद में डिस्कवर्ड हुआ, बट उसका सीक्वेंस और प्रॉपर्टी पहले डिस्क्राइब हो गई, और जो पहले डिस्कवर्ड HindII हुआ था इसकी प्रॉपर्टी और इसके सीक्वेंस 5 साल बाद इसके डिस्कवर्ड किया गया। तो फर्स्ट जब भी पूछेगा तो HindII आपको लिखना पड़ेगा। चलिए नोट करिए। अब HindII की जो प्रॉपर्टी 5 साल बाद आई, HindII उसके साथ क्या था, तो आप लिखिए जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, तो अगले स्टेटमेंट में आएंगे उसी के बाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप नोट करिए। इट वॉज फाउंड दैट HindII ऑलवेज, इट वॉज फाउंड दैट HindII ऑलवेज, HindII ऑलवेज कट, ऑलवेज हमेशा कट करता था, ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए, ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए, कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, by recognizing a specific sequence, by recognizing a sequence of 6 base pairs, 6
बेस पेयर्स, 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। एंड दिस, ठीक है ना, दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस, इज नोन एज, और इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindII, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ HindII। ये HindII के बारे में प्रॉपर्टी थी। अब समझने की कोशिश करिएगा, पहला एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में है उसका नाम क्या है? HindII। HindII की प्रॉपर्टी या फंक्शनिंग और उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसकी डिस्कवरी के 5 साल बाद डिस्क्राइब किया गया था। और डिस्क्राइब होने पर क्या पाया गया? इट वॉज फाउंड दैट HindII, यह पाया गया कि HindII ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, यह DNA को एक पर्टिकुलर पॉइंट से कट करता है बाय रिकॉग्नाइजिंग ए सीक्वेंस। जब वह एंजाइम एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, आप 6 बेस पेयर और वो जो रिकॉग्निशन अभी आएगा एकदम बिल्कुल कंफर्म एग्जांपल के साथ समझाएंगे कि यह DNA को एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट से कट करता है और एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए जो सीक्वेंस 6 बेस पेयर का बना है, और उसी सीक्वेंस का नाम है रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ HindII। अब यहां पर आपको याद करना होगा कि HindII का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है। प्रश्न तो आएगा। तो इसका नाम लिखिएगा, 5 से शुरू होता है, 5, पहले क्रम लिख लीजिएगा। HindII का GT CG AC, GT CG AC, GT CG AC, GTCGAC, और इधर हो जाएगा 3 एंड। अब उल्टा करिए, 3 पर करिए तो G से क्या जुड़ेगा? C, T से क्या जुड़ेगा? A, C से क्या जुड़ेगा? G, G से क्या जुड़ेगा? C, A से T, C से G, और ये 5। अरे ये ग्वानिन साइटोसिन से ही तो जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। थाइमिन एडेनिन डबल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये डबल, ये ट्रिपल। ये सीक्वेंस है। ये HindII जब भी किसी DNA पर मूवमेंट करेगा तो वो इसी सीक्वेंस की रीडिंग करेगा, और जहां भी ये सीक्वेंस उसे मिल जाएगा इसको वह CG के बीच में कट कर देगा। यहां से देखिए, दिस इज क्लीविंग साइट, यहां से कट कर देगा। तो 6 बेस पेयर हुआ ना, 1 2 3 4 5 6। तो कितना सिंपली वे में है कि ये पाया गया कि HindII DNA को एक पर्टिकुलर पॉइंट से कट करता है, DNA को पर्टिकुलर पॉइंट से कट करता है बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। और ये 6 बेस पेयर का सीक्वेंस रिकॉग्नाइज जैसे ही करेगा उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से कट कर देगा। तब देखिए DNA का एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। दिस इज HindII प्रॉपर्टी। ये HindII की प्रॉपर्टी थी जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस यही है, GTCGAC, GTCGAC। और रिवर्स कर दीजिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रीडिंग सेम आनी चाहिए। चलिए, ये तो डिस्कवरी और इस HindII से रिलेटेड नाम हो गए। अब आपको समझाते हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता क्या है, अब इसकी प्रॉपर्टी आपको समझनी है।
इसकी प्रॉपर्टी। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कर देते हैं। अब यहाँ से आप इसके डिटेल समझ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? The restriction endonucleases are a small segment of dsDNA। आप सुनिए ना, ये कैसा एंजाइम है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस आर ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ dsDNA। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है। मतलब ये प्रोटीन से बना एंजाइम नहीं है। ये किससे बना हुआ है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, dsDNA से बना हुआ एक छोटा सेगमेंट है एंजाइम का। सामान्यतः एंजाइम हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रोटीन से बना है, लेकिन ये नहीं बना है। ये किससे बना है? dsDNA से बना है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, छोटा सेगमेंट है। मतलब इस तरह का एक डीएनए का सेगमेंट है, ऐसा। यही क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो जो डीएनए का सीक्वेंस है, वही डीएनए का सीक्वेंस ही एंजाइम का काम करता है। किस केस में? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की केस में। यह एंजाइम डीएनए से बना है। सेकेंड प्रॉपर्टी समझिए, इट इज मेड अप ऑफ either 4 or 6 बेस पेयर्स। या तो अभी आपने हिंट 2 में देखा था 6, या तो ये 4 बेस पेयर का बना होगा या फिर 6 बेस पेयर का बना होगा। यह ध्यान रखिएगा, dsDNA से बना हुआ एंजाइम है। यह एक ऐसा एंजाइम है जो या तो 4 बेस पेयर का बना है या 6 बेस पेयर का बना है। तीसरा कंडीशन देखिएगा, यह एंजाइम जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका जो ये बेस पेयर है 4 या 6 बेस पेयर, यही इसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। 4 और 6 base pairs of restriction endonucleases is the specific, यही है इसका, जिसे बना है वही is the specific recognition sequence। जब पूछेगा ना कि स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, तो जिस चीज़ से ये बना है वही इसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। ये आई बात समझ में? और उसी सीक्वेंस को जब ये पकड़ेगा तब काटेगा, बाकी किसी सीक्वेंस को कट नहीं करेगा। दिस इज स्पेसिफिक। एक की पॉइंट्स है कि इट इज स्मॉल सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेड अप ऑफ आइदर 4 और 6 बेस पेयर्स, 4 या 6 बेस पेयर से बना है। और जो 4 और 6 बेस पेयर हैं, दे आर द ओनली स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। फिर अगला चौथे पॉइंट्स को देखिए, जो इसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा वह एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। तो लिखेंगे स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस is a palindromic sequence, palindromic DNA sequence। यह एक पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस होगा। अब प्रश्न उठता है कि पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसे बेस का अरेंजमेंट जिसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रीडिंग सेम होती हो।
फॉरवर्ड भी वही रीडिंग मिले और बैकवर्ड भी वही रीडिंग मिले, तो ऐसे सेम रीडिंग वाले फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन के बेस सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस कहा जाता है। इसको लिख देता हूं मैं, पैलिंड्रोमिक इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, पैलिंड्रोमिक इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, नोट करिए, पैलिंड्रोमिक इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म सेम वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म सेम वर्ड, एक ही वर्ड बनाता है, सेम वर्ड, एक ऐसे लेटर का समूह जो एक वर्ड बनाएगा, सेम वर्ड, व्हेन रीड इन बोथ डायरेक्शन, व्हेन रीड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, समझिए इस चीज को। कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएस डीएनए से बना हुआ एक स्मॉल सेगमेंट होता है। ये 4 या 6 बेस पेयर का बना होता है। जो 4 या 6 बेस पेयर होते हैं वही उसके स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस हमेशा एक पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस होगा। अब प्रश्न उठता है पैलिंड्रोमिक क्या है, तो आंसर है एक ऐसा लेटर का समूह जिसकी फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग दोनों रीडिंग पर सेम वर्ड आता हो। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स form same word when read forward and backward direction। एग्जाम्पल देखिए, कौन सा ऐसा लेटर है जिसको कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में पढ़ने पर सेम दिखाई देगा। तो सुनिए, मलयालम, MALYALAM, मलयालम, ये सब देखिएगा ध्यान से। आप इसको फॉरवर्ड में भी पढ़िए, बैकवर्ड में भी पढ़िए, दोनों तरफ से एक ही वर्ड आएगा, MALYALAM, मलयालम। फॉरवर्ड मलयालम मिला। अब इधर से पढ़िए, MAL मल या YA LAYALAM, मलयालम, ये है लेटर। देखिए मलयालम, MALAYALAM, मलयालम। और इधर से भी जरा पढ़िए, MALAYALAM, मलयालम। तो फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड दोनों रीडिंग सेम होती हो तो इसी का नाम क्या होगा। या फिर मैडम, एक वर्ड देखिए, MADAM। अब लेटर का अरेंजमेंट देखिए, MADAM ऐसे मिला मैडम। अब इधर से पढ़िए, MADAM, बैकवर्ड दोनों क्या हुआ सेम।
तो जैसे ये लेटर का अरेंजमेंट इस तरह का है जिसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रीडिंग सेम होती हो, एक ही वर्ड से प्रोनाउंसिएट किया जाता हो, तो इसी सीक्वेंस का नाम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसकी प्रॉपर्टी मैं आपको समझा रहा था। आइए आगे देखिए। इस एंजाइम की विशेषता क्या है? तो आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर यहां हम देखें। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसका नाम लिख दीजिए 5' 3' और 5'। और यहाँ पर इस एंजाइम को हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ये एंजाइम यूज हो गया। इस एंजाइम का नाम बताइए। द एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसका नाम हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब यह इस डीएनए को एक पहले दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो अब देखिए, जैसे ये हम कट करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ से कट किया, ये ऐसे फ्री हो गया और आगे वाला ये स्ट्रक्चर होगा ऐसा। एक जगह से कट किया, फिर दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, ये ऐसे रहा, दोनों स्ट्रैंड को सेम रिकॉग्निशन पॉइंट से कट करना है। इसको 5' 3' और 5' हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पहले वाले स्ट्रैंड को भी जिस पॉइंट से कट किया उसी पॉइंट पर दूसरे को भी कट किया, और जो कट एंड इसका सिंगल स्टैंडर्ड, देखिए अब ये कैसा डबल से कैसा बना दिया, सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया ना। इसको भी कैसा बना दिया, सिंगल स्टैंडर्ड। SS ये क्या बनाया, तो देखिए ये बना दिया सिंगल स्ट्रैंड, और इसका जो फ्री एंड है इसी को हम लोग फ्री स्टिकी एंड कहेंगे, स्टिकी एंड। ये वाला भी क्या है, फ्री स्टिकी एंड। क्यों? क्योंकि इसके फ्री स्टिकी एंड पर किसी भी फॉरेन डीएनए को ला करके इसे जोड़ देंगे। तो एक ऐसा एंजाइम जो दोनों स्ट्रैंड को एक पर्टिकुलर पॉइंट से कट करे और DS डीएनए को सिंगल SS डीएनए में कन्वर्ट कर दे, और SS डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का फ्री एंड स्टिकी एंड हो जाए, तो इस एंजाइम का नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होगा। तो क्या लिखेंगे, द एंजाइम विच कट बोथ स्ट्रैंड फ्रॉम ए particular point, the enzyme which cut both strand from a particular point, to leave, छोड़ेगा SS DNA single stranded DNA in which द फ्री एंड इज, इसका जो फ्री एंड होगा विल बी कैसा होगा, स्टिकी एंड। जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेट है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का छोटा सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, 4 या 6 बेस पेयर का बना है, और ये हमेशा किसी भी डीएनए को
अपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस से ही कट करेगा। लिखा है ना, द एंजाइम विच कट बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट टू लीव एसएस डीएनए। देखिए डबल से कैसा हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। इन विच द फ्री एंड विल बी स्टिकी एंड, जिसमें कि इसका फ्री एंड हमेशा कैसा होगा, तो आंसर है स्टिकी एंड होगा। फ्री एंड विल बी स्टिकी एंड। और आपको मैं बता दूं, ये जिस सीक्वेंस को कट किया है, ये पूरा ये सीक्वेंस हुआ ना, ये सीक्वेंस, यही सीक्वेंस इस एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। मतलब जिस सीक्वेंस को ये पकड़ करके उसे काटता है, वही सीक्वेंस इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। और जिस पॉइंट से ये कट करेगा उसका नाम, जिस पॉइंट से कट किया उस पॉइंट का नाम रेस्ट्रिक्शन साइट होगा। तो एक स्टेप लिखिएगा, द सीक्वेंस विल बी रिकॉग्निशन सीक्वेंस। उसका नाम क्या होगा, रिकॉग्निशन साइट। ठीक है ना, मतलब इसको यहां से यहां कट करना है, तो जहां से इसको कट करना है वो साइट इसकी क्या कहलाएगी, रिकॉग्निशन साइट कहलाएगी। लेकिन काटेगा तो यहां और यहां, तो जो कट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट का नाम होगा रेस्ट्रिक्शन साइट। तो एक पॉइंट और लिखेंगे, द पॉइंट एट विच डीएनए कट बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विल बी रेस्ट्रिक्शन साइट। उसी का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट, या इसको क्लेविंग साइट भी हम लोग बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्लेविंग साइट। स्टूडेंट्स, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक एंजाइम के बारे में जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें आप ध्यान से, तो क्या मिल रहा है, एक एंजाइम जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को उसके पर्टिकुलर पॉइंट से कट करेगा, उसी पॉइंट को रेस्ट्रिक्शन साइट कहेंगे या क्लेविंग साइट कहेंगे। और जिस सीक्वेंस को ये पकड़ेगा वह सीक्वेंस वही होगा जिससे वो बना होगा। 4 बेस पेयर से बना है तो 4 बेस पेयर का सीक्वेंस होगा, 6 बेस पेयर से बना है तो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होगा, एंड दैट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पकड़ेगा और रेस्ट्रिक्शन साइट पर कट कर देगा। ऐसे याद रखना है, किसको पकड़ेगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पकड़ेगा और रेस्ट्रिक्शन साइट को कट कर देगा। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप आइए, एक नोटिफिकेशन में ऐड करिएगा, बिसाइड्स हिंद टू, ऐसे है। इसके साथ साथ टुडे वी नो मोर देन more than 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कितना, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आज हमको इतने पता है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम that have been isolated from that have been isolated from over 230 strains, over 230 strains of bacteria
स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। जिसमें कि ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट, एक नहीं अलग अलग, सब अलग अलग, डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या कह रहा है कि बिसाइड्स हिंद टू के साथ साथ टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हिंद 2 के साथ साथ आज की डेट में 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हैं दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसको लगभग 230 बैक्टीरिया से अलग अलग 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से ऑब्टेन किया गया है। और क्या कह रहा है, ईच ऑफ विच, उसमें से प्रत्येक, जैसे हिंद 2 वाला सीक्वेंस आपको याद है, उसी तरह से दूसरे का दूसरा सीक्वेंस, तीसरे का तीसरा सीक्वेंस, चौथे का चौथा सीक्वेंस। ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और सब एंजाइम अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि सब अलग अलग बेस पेयर से बने होते हैं। तो आज की डेट में कितने एंजाइम डिस्कवर्ड है? 900। कितने बैक्टीरिया से निकाले गए हैं? 230। क्या उसमें से कोई ऐसा भी एंजाइम है जो सेम रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करे? आंसर है नहीं। प्रत्येक डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब मैं आपको इकार 1 और उसकी क्रिया विधि मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन रिवाइज दिस 2 लेक्चर्स जो एंजाइम के बारे में चल रहा है, टूल्स के बारे में, और तब आगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल बाय।